हाय वेलकम टू IMS लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कैट 2022 स्लॉट 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो का सवाल है ये। इन अ विलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इज 5:4। सो सबसे पहले आपको मेल्स और फीमेल्स का रेशियो गिवन है, तो मान लेते हैं 5:4 आपको दिया हुआ है, 5x एंड 4x। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, तो मेल में लिटरेट लोगों की बात की गई है और फीमेल में लिटरेट्स की बात की गई है। इनका रेशियो आपको दिया गया 2:3। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये 2k है, देन दिस वैल्यू वुड बी 3k। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट, मेल में और फीमेल्स में, इज 4:3। तो इफ यू एज्यूम दिस टू बी से 4y, this value would be 3y. If 3,600 males in the village are literate, so this number is given, this 2k is given. तो ये जो लिटरेट मेल्स का काउंट है ये आपको दिया हुआ है 3,600। तो इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि 3k की वैल्यू हो जाएगी 5,400। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हमें पता लगाना है। तो अगर हम मेल का टोटल काउंट देखें तो 3,600 प्लस 4y होना चाहिए। अगर आप फीमेल्स का टोटल काउंट देखो, so this should be 5,400 plus 3y, and this ratio is given as 5/4. So if you solve this, you get what? 3,600 into 4 is 14400 plus 16y, and this value would be 25,000 plus 2,000. So this would be 27,000 plus 15y. तो यू गेट दी वैल्यू ऑफ y। यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाता है और y का वैल्यू आपको मिल जाता है 12,600। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। सो आपको टोटल फीमेल्स का अगर काउंट पता लगाना है तो आपको पता है कि 5,400 तो इलिटरेट थे एंड प्लस 3y। 3y का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 12,600। So this is 5,400 and you have to add 36,000 and 1,800 more. So 37,800. So finally this number would be 43,200. So 43,200 should be the answer to this question. अगला सवाल देखते हैं। The average weight of students in a class increases by 600 gram when some new students join the class. If the average weight of the new students is 3 kilogram more than the average weight of the original student, then the ratio of the number of original student to the number of new student is। तो देखो अगेन ये रेशियो का सवाल है। तो यहाँ पे कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि क्लास में पहले से जो लोग थे वो n थे और उनका एवरेज a था और जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका काउंट k है। तो n स्टूडेंट्स थे पहले से, a क्या था उनका? एवरेज था, और k इज द नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स हु ज्वाइंस। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल वेट रहा होगा पहले वो क्या रहा होगा? n इंटू ए रहा होगा। और जो के लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके बारे में लिखा हुआ है व्हेन सम न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास एवरेज इंक्रीजेस बाय 600 ग्राम एंड एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स इज 3 किलोग्राम मोर देन एवरेज वेट ऑफ द ओरिजिनल स्टूडेंट्स। तो ये जो के लोग ज्वाइन कर रहे हैं इनका एवरेज
3 किलोग्राम ज्यादा है, तो अगर हम ग्राम में बात करें तो दिस शुड बी 3000। और अब टोटल नंबर आप लोग हो जाएंगे n+k, एंड दिस न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस 600। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमको मिल जाता है n इंटू ए प्लस k इंटू ए प्लस 3000k इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस 600n प्लस k इंटू ए एन प्लस 600k। तो NaKa gets cancelled and you get a relation 2400k is equal to 600n। तो यहां से आपको जो पहले से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे n और जो नए ज्वाइन करते हैं k, उसका रेशियो भी मिल जाएगा। सो n अपॉन k वुड बी इक्वल टू 4:1। सो ऑप्शन सी। सो एन इजी वन, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, suppose the sum of first n terms of an arithmetic progression is n plus 2n square। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि जो n टर्म्स है उसका सम जो है वो n प्लस 2n स्क्वायर है। और फिर लिखा हुआ है इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज डिविजिबल बाय 9 देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज। तो अगर देखो तो ये n टर्म्स का सम है, तो अगर हम एक टर्म पहले तक जाते हैं, सपोज हम n-1 टर्म्स तक जाते हैं, तो ये सम क्या आएगा, ये आएगा n-1 प्लस 2 टाइम्स n-1 स्क्वायर। सो दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू व्हाट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो n-1 एंड दिस वुड बी 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n। सो फाइनली आपको मिल जाता है 2n स्क्वायर माइनस 3n n प्लस 1। ये आपको सम मिलता है कितने टर्म्स का, n-1 टर्म्स का। तो अब अगर हमें nth टर्म पता लगाना है तो हम n टर्म्स का जो सम है उसमें से एक पहले वाला जो टर्म तक का सम है उसको लेस कर देते हैं। तो अब देखो ये डिफरेंस क्या मिलेगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड एंड दिस डिफरेंस वुड बी 4n-1। अब इस सवाल में बोला गया है कि दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो ये नंबर 9k टाइप का होना चाहिए। तो अब अगर हम 9 से डिविजिबल नंबर्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपके माइंड में 9 आता है, फिर 18 आता है, फिर 27 आता है, फिर 36 आता है एंड सो ऑन। तो अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको n, पहली बात तो नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, तो अगर आप 9 रखते हो तो 4n-1 अगर आप 9 रखते हो तो n की वैल्यू आती है 10/4, तो ये रॉन्ग हो गया। अगला अगर आप 18 रखते हो तो आपको यहाँ से n की वैल्यू क्या मिलेगी, 19/4, तो ये भी रॉन्ग हो गया। 27 रखते हो तो आपको n की वैल्यू मिल जाती है 28/4 विच इज 7। तो 7 तो इसकी वैल्यू हो सकती है और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है, तो आंसर शुड बी 7। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही कम कैलकुलेशन वाला सवाल था। अगर आप ध्यान से इस सवाल को पढ़ेंगे तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 4 मॉडुलस फंक्शन से सवाल है। मॉडुलस फंक्शन कैट में आमतौर पे जिन लोगों ने हायर मैथ्स थोड़ी पढ़ी है उनके लिए तो ये इजी सवाल होता है, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जनता इन क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर रही होती है। हाउएवर अगर आप कैट की प्रिपरेशन के दौरान मॉडुलस फंक्शन अच्छे से पढ़ते हैं तो ये सवाल प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो चलो ये सवाल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक इंफॉर्मेशन, सबसे पहला कि a 0 से बड़ा है और x a से बड़ा है। 0 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 100। तो पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो ये है। और उसके बाद आपको ये बताया गया है जो मॉड में लिखा हुआ है
कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 100 एंड प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस ए माइनस 50। तो देखो एक चीज तो आपको पता है कि a से x हमेशा बड़ा है, मतलब अगर x a से बड़ा है तो ये तो x माइनस ए हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मॉड को हटा करके क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस रेंज में ये वैल्यू हमेशा ही x माइनस ए आएगी, मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और 100 से x देखो हमेशा लेस है, 0 से बड़ा है, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी किसके बराबर, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस ए हमेशा x माइनस ए मिलेगा। लेकिन ये जो मॉड ऑफ x माइनस 100 है ये आपको नेगेटिव मिलने वाला है, तो इसको आप जब मॉड हटाओगे तो क्या लिखोगे, 100 माइनस एक्स लिखोगे। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन जो एफ एक्स है वो फाइनली बन जाती है x माइनस ए प्लस 100 माइनस एक्स एन प्लस एक्स माइनस ए माइनस 50, ये बन जाती है। तो अगर आप नोटिस करो तो ये x x कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली हम लोग को ये मिल जाता है मॉड के अंदर x माइनस ए माइनस 50 और प्लस ये हम लिख सकते हैं 100 माइनस ए। ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बिकम्स 100 व्हेन ए इज इक्वल टू। तो a को क्या रखने पर हमें एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 100 मिलेगी। तो अब हम चाहें तो इस सवाल को ऑप्शन के थ्रू भी जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, या इसको इक्वल टू 100 लिख करके ग्राफ ग्राफ के मेथड से भी कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट, है ना, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, दिस नॉट अ टीटा क्वेश्चन। तो ऑप्शन से करके देखते हैं। अब जैसे पहला ऑप्शन 25 है, अब अगर आप a को 25 लगते हो, इस बात को ध्यान में रखो जो यहाँ पे लिखी गई थी। तो अगर हम a को 25 लगते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि x भी हमारा 25 से ज्यादा होगा और 100 से क्या होगा, कम। तो अभी हम केवल a की बात कर रहे हैं। अगर हम a को 25 लगते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, a को 25 लगते हो तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी मॉड ऑफ x माइनस 75 और 25 लग दिया तो 100 माइनस 25 से क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। अब आप x के बारे में सोचिए कि अगर आप x को 25 लगते हो, भाई x भी अब 25 से 100 तक जाएगा। ये देखो x हमेशा a से क्या है, बड़ा है, और 100 से क्या है, कम है। तो अगर आप 25 रखते हो तो ये हो जाएगा कितना, 50 प्लस 75, आपको 100 मिलेगा। और अगर आप 100 रख देते हो तो आपको क्या मिलता है, 25 प्लस 75, तब भी 100 मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम x को 25, a को अगर हम 25 रखते हैं तो ये डिपेंड करता है कि x की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं। अब अगर आप x को 25 रख देते हो, फॉर एग्जांपल x इज 25, तो ये आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 50 प्लस 75, तो दिस वुड बी 125। और अगर आप x को रख देते हो यहाँ पे 100, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 प्लस 75 विच इज 100। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू 100 नहीं मिल रही है, मिनिमम वैल्यू 100 मिल रही है। तो ऑब्वियसली ये गलत ऑप्शन हुआ, ये हमारा गलत ऑप्शन हुआ। अब अगला अगर हम चेक करें नेक्स्ट, तो अगर हम मान लो a को रख देते हैं 100, तो a को 100 रख देते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे a की जगह पे अगर आप 100 रखते हो तो दिस वुड बी मॉड ऑफ x माइनस 150 एंड उसके बाद ये 100 माइनस 100 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखो अगर a 100 है तो आपको x भी 100% 100 ही रखना पड़ेगा। अब x भी 100 रखोगे तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ 50 विच इज 50, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हुआ। अब तीसरा ऑप्शन क्या था उसको चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन था ये 50। तो अगर हम a को 50 रखते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि x की वैल्यू भी अब 50 से 100 के बीच में रहेगी, और ये जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 100, और a को 50 आपने रखा है तो ये प्लस 50 आएगा। अब अगर हम x को 50 रखते हैं, पहला केस देखते हैं, अगर हम x को 50 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये 50
और ये 50, हमें 100 मिलेगा। और अगर हम x को रख देते हैं 100, तो हमें क्या मिलेगा? 0 + 50, ये 50 मिलेगा। तो अब देखो, हमें मिनिमम वैल्यू 50 मिल रही है और मैक्सिमम 100 मिल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ, यानी कि ए शुड बी 50। यहाँ पर ए का वैल्यू अगर हम 50 रख रहे हैं, तो हमें जो पूरा फंक्शन है एफ एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू 50 मिल रही है और मैक्सिमम 100 मिल रही है। तो आपसे ये पूछा गया था कि मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स की अगर 100 है, उस केस में ए क्या है। सो नॉट अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, यू हैव टू फॉर्म केसेस। और मॉडल्स का स्टडीज जो लोग करते हैं कैट के प्रिपरेशन में, वही इस सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। Trains A and B start traveling at the same time towards each other with constant speeds from station X and Y. तो देखो, X और Y दो स्टेशन हैं, और ट्रेन A इधर जा रही है और ट्रेन B इस तरफ जा रही है रिस्पेक्टिवली। ट्रेन A रीचेज स्टेशन Y इन 10 मिनट्स, तो ट्रेन A को टोटल टाइम जो लग रहा है वो 10 मिनट का लग रहा है, एंड ट्रेन बी को 9 मिनट लग रहा है टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए। तो पहली बात तो इन लोग की कहीं पर मीटिंग हो रही है, मान लेते हैं एम पॉइंट है, इस पे मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग हो रही है पॉइंट एम पे। तो अगर हम देखें तो मीटिंग वाले सवालों में कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते भी हैं, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो समय लग रहा है, टाइम फॉर मीटिंग इज टी मिनट्स, तो हम कह सकते हैं कि ए को मीटिंग के बाद जो टाइम लग रहा है, वो कितना होगा? वो 10 - टी होगा। और बी को जो टाइम लग रहा है मीटिंग के बाद, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 9 मिनट है। क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से सब लोग पढ़िए, क्योंकि देखो साफ साफ देखा था कि ट्रेन ए रीचेज वाई इन 10 मिनट, तो इसको टोटल 10 मिनट लग रहे थे। तो अगर टी मिनट मीटिंग में लग रहे थे, तो मीटिंग के बाद 10 - टी लगा। वाइल ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए, तो इसको टी मिनट मिलने में लगा, उसके बाद 9 मिनट और लग रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा फेमस सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मीटिंग टी मिनट के बाद हो रही है, और मीटिंग के बाद एक को ए मिनट लग रहा है, एक को बी मिनट लग रहा है, तो ऐसे में जो मीटिंग वाला टाइम होता है, उसका स्क्वायर वुड बी इक्वल टू मीटिंग के बाद वाले टाइम्स का प्रोडक्ट, 10 - टी × 9। तो ये बहुत ही कई बार कैट में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आ चुके हैं। जनरली अगर आप टीएचडी पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जरूर आपने देखा होगा, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इट एंड ट्रायल से भी वैल्यू पता चल जाती है। हाउएवर, बहुत हुआ तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, टी² + 9t - 90 इज इक्वल टू 0। तो आपको देखो 9 बनाना है और ये 90 है, तो 90 के फैक्टर्स में 9 कैसे मिलेगा? तो अगर आप देखो तो 15 × 6 से 90 होता है, और 15 - 6 से 9 मिलता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हो जाएगा t + 15 एंड t - 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से t की वैल्यूज मिल जाएंगी। एक वैल्यू होगी -15 जो कि पॉसिबल नहीं है, और दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी 6। तो अब अगर t की वैल्यू आपको 6 मिनट मिल गई, तो सवाल यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? बाई ट्रेन बी टू ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन वाई टू एक्स। तो ट्रेन बी को टोटल जो समय लग रहा है वो आपसे पूछा गया है। तो टोटल समय जो ट्रेन बी को लग रहा होगा, ये 9 मिनट, और 6 मिनट ऐड कर दोगे तो आंसर शुड बी 15। 9 मिनट मिलने के बाद और 6 मिनट मिलने के पहले, सो आंसर शुड बी 15 मिनट्स। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर दोज हु हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट। और अगर ये कॉन्सेप्ट का शॉर्टकट नहीं पता है, तो थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लग सकता है इस सवाल को करने में। अगला सवाल देखते हैं, ज्योमेट्री टॉपिक से है ये। अ ट्रेपेजियम ABCD हैज साइड AD पैरेलल टू BC। तो एक ट्रेपेजियम हम लोग को बनाना है,
और यहाँ पे देखो एक एंगल एंगल ए 90 डिग्री भी दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ए पॉइंट मानते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और ट्रेपेजियम है, तो ये जो साइड्स आपको मिलते हैं, एक साइड हमने ये मान लो ए डी लिख दिया, और बी सी छोटा साइड है तो सी इधर थोड़ा कम इसको बनाते हैं। इसको इन्होंने 3 बोला है और इस साइड को क्या बताया 8। अब अगर देखो तो ये AD और BC क्या है, पैरेलल है। AD इज पैरेलल टू BC, तो वी कैन से कि भाई दिस एंगल वुड आल्सो बी 90 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। अब यहाँ पे ट्रेपेजियम का पेरीमीटर आपको बताया गया 36। तो ट्रेपेजियम के दो साइड जो अननोन है उसको हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं। सपोज दिस साइड इज A एंड दिस साइड इज B, और आपको एरिया पता लगाना है। तो चलो एक सिंपल सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो ऐसे। तो हम कह सकते हैं ये भी A होगा, और अब अगर ये 3 है तो ये अंदर में क्या आएगा 3 आएगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे एक तो पेरीमीटर की बात की गई थी, तो पेरीमीटर ट्रेपेजियम का कितना था 8 प्लस 3 प्लस A प्लस B, दिस वैल्यू वाज गिवन एज 36। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलता है कि A प्लस B कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एक तो ये बात हमें पता चलती है। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल की, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 5 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो यहां से हम लोग एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 25 मिलेगी। B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हमें क्या मिलेगा 25 मिलेगा। ये भी एक रिजल्ट हमको मिल जाता है। अब इन दो रिजल्ट्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं B माइनस A एंड B प्लस A इज 25। B प्लस A ऑलरेडी 25 है, तो B माइनस A क्या होगा, B माइनस A को 1 होना पड़ेगा तभी ये प्रोडक्ट 25 मिलेगा। तो हमें रिजल्ट मिल जाता है B माइनस A इज 1 एंड B प्लस A इज 25। सॉल्व करोगे इसको तो B का वैल्यू आपको 13 मिल जाएगा और A का वैल्यू आपको मिल जाएगा 12। और हमसे इस ट्रेपेजियम का एरिया पूछा गया, तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स 8 और 3 है, और उनके बीच का डिस्टेंस, तो उनके बीच का डिस्टेंस अगर आप देखो तो कितना है 12 है। तो यहां से आपको आंसर मिल जाता है 11 इंटू 6 विच इज 66। तो 66 वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक से ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। अगले सवाल पे मूव करते हैं। Ankita buys 4 kilogram of cashew and 14 kg of peanut and 6 kg of almond. When the cost of 7 kg cashew is the same as that of 30 kg peanut और 9 kg almond. तो यहाँ पे कैश्यू पीनट और आलमंड के प्राइस का जो आपस में रिलेशन है या रेशियो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, तो पहली बात तो आपको बताई गई कि काजू जो आप खरीदते हैं, कैश्यू जो आप परचेज करते हैं वो 4 kg है, कॉस्ट प्राइस हम C मान लेते हैं, और 14 आप पीनट परचेज करते हो और 6 आलमंड परचेज करते हो। और इसके बाद आपको कहीं ना कहीं कैश्यू 7 kg का प्राइस 30 kg पीनट के बराबर है और वो 9 kg आलमंड के बराबर है। तो यहाँ से C/P/A आप निकाल सकते हो। दिस वुड बी 1/7, 1/30 एंड 1/9। तो अगर आप इनका एलसीएम लेते हो 630 बेस इसका रखते हो तो दिस वुड बी 90 and this value would be 21 upon 630 and this value would be 70 upon 630। तो हम प्राइस मान सकते हैं कि कैश्यू का जो प्राइस है वो यहाँ पे 90x मान लेते हैं, पीनट का 21x एंड आलमंड्स का आप मान सकते हो 70x। तो अब यहाँ से अगर आप देखो तो हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है, सी मिक्सचर्स ऑल द नट्स and mark a price for the mixture in order to make a profit of 1752।
सी सेल्स 4 kg of mixture at this mark price and the remaining at a 20% discount on the mark price, thus making a total profit of 744. तो देखो प्रॉफिट लॉस का सवाल है, तो हमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ ये कंप्लीट कॉस्ट प्राइस, ये 24 kg का 4 + 14 + 6। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू सी का वैल्यू क्या है 90x है, तो ये हो गया 360। और फिर आप 14 kg खरीद रहे हैं 21 के रेट से, तो ये आपको 21 इंटू 14 मिल जाएगा 280 प्लस 14 294। और फिर आप 6 kg खरीद रहे हैं 70 के रेट से, सो दिस वुड बी 420। एक्स भी आएगा सब जगह। तो ये आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया, यहाँ से इसको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 + 2 + 3 60 90 420। इफ यू ऐड ऑल दिस यू गेट 4 7 and 10. So this is 1074x. This is the cost price. अब इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो टोटल सेलिंग प्राइस आएगा, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 24 kg, वो क्या होगा, वो 1074x प्लस यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखा हुआ है कि सी मिक्सेस ऑल द 3 nuts and mark a price for the mixture in order to make a profit of 1752, तो we have to add 1752 here। ये टोटल सेलिंग प्राइस है 24 kgs का। तो हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो आएगा 1 kg का, वो क्या होगा, वो डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। 1074x प्लस 1752 डिवाइडेड बाई 24, ये प्राइस आएगा। तो देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, काफी कुछ यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जरूरी नहीं कि इस तरह के सवालों को एग्जाम के दौरान भी हम लोग फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करें, पहले हमें इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चन है उन्हीं को अटेम्प्ट करना चाहिए। हाउएवर इसका आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आगे देखो लिखा हुआ है कि सी शेल्स 4 किलोग्राम ऑफ द मिक्सचर एट दिस मार्क प्राइस। तो उसके पास टोटल मिक्सचर कितना था, 24 किलोग्राम था। अब उसने 4 kg सेल किया, तो 4 kg सेल किया किस प्राइस पे, इसी प्राइस पे। तो ये प्राइस है 1074x प्लस 1752 अपॉन 24, तो ये उसको मिलेगा। और फिर उसने रिमेनिंग को सेल किया 20% डिस्काउंट पे, तो रिमेनिंग मिक्सचर हो जाता है 20 किलो। और उसका सेलिंग प्राइस जो है वो अभी जो आपका मार्क प्राइस है इस पे आप डिस्काउंट भी दोगे, तो 1752 अपॉन 24। और डिस्काउंट दिया आपने, इसको क्या कर दिया 20%, तो ये बच गया कितना 80%, दस मेकिंग अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 744। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये कॉस्ट प्राइस से 744 रुपीज ज्यादा आएगी। तो देखो ये काफी कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है इस सवाल में, है ना। तो थोड़ा अलर्ट होके करिएगा कैलकुलेशन। अब देखो कैंसिल कर लेते हैं, तो 4 से इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 0 0, 4 से 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 5 से करते हो तो ये आपका हो जाएगा कितना 4, और 4 से करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 6 चलो कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4 + 1 आपको मिल जाएगा इस तरफ। देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखो वी कैन राइट 5/6 1074x प्लस 1752 इज इक्वल टू 1074x प्लस 744। तो अब देखो x वाली चीज एक तरफ ले जाते हैं, तो दिस वुड बी 1/6 इंटू 1074x, और इधर आपको मिल जाएगा 5/6 इंटू 1752 माइनस 744। तो ये 6 से डिवाइड कर दो इसको, देखो ये क्या मिलता है 292। तो 5 इंटू 292 करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 1000 एंड ये 450 एंड 20, तो ये आपको मिल जाता है 1170 1170
1160, 450 प्लस 10, तो ये आपको मिल जाता है 1160 माइनस 744। तो आपको फाइनली देखो ये वैल्यू क्या मिलती है, 7 और ये 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 416। तो देखो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है यहाँ पे। तो x का वैल्यू आपको मिलता है 416 × 6 अपॉन 1074। 6 से डिवाइड कर देते हैं। 179। तो 416 अपॉन 179, तो 180 इंटू 4 320 होता है, ये 4 आ जाएगी वैल्यू। तो फाइनली आपको x की वैल्यू मिलती है 4। तो x इज 4। देखो काफी कैलकुलेशन के बाद हम लोग 4 पे पहुंचे। अब हमें देखना है, हमसे पूछा क्या गया है, देन द अमाउंट इन रुपीज दैट सी हैड स्पेंट इन बाइंग ऑलमंड्स। तो देखो ऑलमंड्स हमने बाई कितना किया, सबसे पहले तो ऑलमंड हमने बाई किया है 6। ऑलमंड हमने 6 बाई किया है और उसका रेट क्या था, 70x था। तो 6 × 70x करोगे अब, तो हमने 6 किलो बाई किया है और ये की वैल्यू 70x आई थी। अब हम x निकाल चुके हैं, तो दिस वुड बी 6 × 70 × 4। तो 70 × 4 280, 280 प्लस 6 इज 1680, which is your first option. So 1680 will be your answer. So this question was quite calculative. Not recommended to solve such type of questions during the actual CAT scenario, because बहुत सारे लेस टाइम कंज्यूमिंग सवाल भी होते हैं करने के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। Let a be the largest positive integer that divides all the numbers of the form, all the numbers लिखा हुआ है तो ध्यान से पढ़िएगा। 3 to the power k प्लस 4 to the power k प्लस 5 to the power k, इस तरह के जितने भी नंबर हैं उन सभी को a डिवाइड करता है। मतलब ये सारे नंबर a से क्या है, डिविजिबल है। और एक दूसरा टाइप दिया गया b के बारे में बताया गया, b इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3 इंटू 4k एंड प्लस 4 टू द पावर k प्लस 2। b इन सभी को डिवाइड करता है, ये सभी डिविजिबल बाय b है। और k क्या है, k भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो सवाल बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है। k इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। आपसे पूछा गया a प्लस बी क्या होगा, एंड a इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट भी लिखा है, a लार्जेस्ट है जो सभी को डिवाइड करता है। जस्ट वन सेकेंड। ए लार्जेस्ट भी है और सभी को डिवाइड करता है, बी भी लार्जेस्ट है और सभी को डिवाइड करता है। तो अब देखो कुछ वैल्यूज लेकर के हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम k की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये पहला नंबर जो है ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 5 आपको मिलेगा ये 12। अगर हम k की वैल्यू 2 रखते हैं, तो यहां पे हमें मिलेगा 9 प्लस 16 प्लस 25, 50 मिलेगा। अगर हम k की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 27 प्लस 64 प्लस 125 क्या मिलेगा, तो 125 प्लस 27 करेंगे तो 152, एंड 152 में हम 64 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 216। तो 216। अब अगर आप देखो तो आपको बोला गया है कि a एक ऐसा नंबर है जो इस तरह के सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। तो इन तीनों नंबर को डिवाइड करने वाला, तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर, यानी कि कहीं ना कहीं इनके एचसीएफ की बात हो रही है, जो सभी को डिवाइड कर रहा हो। हाईएस्ट भी चाहिए आपको, तो एचसीएफ इसका क्या आएगा, 12 और 50 पे भी अगर हम जाते तो एचसीएफ हमें केवल 2 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब इसी तरह से अगर हम b पे बात करें, तो अगर आप k को 1 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, 4 एन प्लस ये 3 इंटू 4 हो जाएगा 12,
एंड 4⁻³ 64, तो ये आपको मिलता है 80। अगर हम k की वैल्यू 2 रखते हैं तो देखो क्या मिलता है, 16, एंड ये 4² इंटू 3 हो जाएगा 48 एंड 64। तो अभी ऐड करते हैं तो ये हो गया 112। तो इसको देखो ऐड करने पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, जब हम 2 रख रहे हैं तो हमको ये 16 मिल रहा है, और ये 16 इंटू 3 48 मिल रहा है, और ये आपको मिल रहा है 4⁻⁴। सॉरी, दिस इज नॉट 64, दिस शुड बी 256। दिस लास्ट वन शुड बी 256, क्योंकि यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे तो 4⁻⁴ हो जाएगा। अब ऐड करने पे आपको ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रही है, 240, 56, 16, 8, तो ये आपको मिल रहा है 320। तो अब अगर देखो तो हमें और वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि b क्या है, b इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो b इन दोनों का HCF होगा, इन दोनों का HCF साफ साफ दिख रहा है कि आने वाला 80। तो b का वैल्यू क्या होगा, 80 होगा। तो हमसे a प्लस b की वैल्यू पूछी गई है, तो a प्लस b विल बी 2 + 80, एंड 2 + 80 इज 82। पहले 8 क्वेश्चन जो कैट 2022 स्लॉट 1 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के थे वो हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग रिमेनिंग कैट 22 के जो क्वेश्चंस हैं स्लॉट 1 के, उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।